हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पार्ट बी सॉल्व करने वाले हैं। तो पार्ट ए हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे पार्ट बी। अमंग 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 26 गॉट ए इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड 21 गॉट एन ए इन द सेकेंड एग्जामिनेशन. इफ 17 स्टूडेंट्स डिड नॉट गेट ए इन आइदर एग्जामिनेशन, हाउ मैनी स्टूडेंट गॉट ए इन बोथ द एग्जामिनेशन. ये बोला गया है कि जो एक क्लास है उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स है, जिसके अंदर 26 जो स्टूडेंट्स थे उनको जो पहला एग्जाम हुआ था उसके अंदर उनको ए मिला था और 21 स्टूडेंट को ए मिला था सेकेंड एग्जामिनेशन के अंदर. और दे रखा है जो 17 स्टूडेंट्स हैं उनको दोनों में से किसी भी एग्जाम में ए नहीं मिला है. और हमको निकालना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट एग्जामिनेशन और सेकेंड एग्जामिनेशन दोनों में ए मिला है. तो देखो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन थे वो जब हमने यूनिट पढ़ी थी तब भी हमने देखे थे. तो इसके अंदर देखो हमको क्या निकालना है कि ऐसे स्टूडेंट जिनको ए मिला है, तो जिन स्टूडेंट को ए मिला ही नहीं है उसको हम जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको वही स्टूडेंट देखने जिनको ए मिला है, और जिनको ए मिला ही नहीं है उसका इसमें कोई काम भी नहीं है. लेट करा है यू क्या है, टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास जो कि 50 है, और ए हमने माना है स्टूडेंट हु गॉट एन ए इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन जो कि 26 है, और बी क्या माना है हमने स्टूडेंट हु गॉट द सेकेंड एग्जामिनेशन जो कि 21 है. अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बी पार्ट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. फॉर्मूला हमको पता है कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. अब यहाँ पर ए यूनियन बी क्या होगा, आपको देखो 50 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, बट उसके अंदर जो 17 स्टूडेंट्स हैं उनका तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हम इधर ए ग्रेड वाले की बात करें, मतलब जिनको ए मिला एग्जामिनेशन, तो 17 स्टूडेंट का तो कोई काम ही नहीं क्योंकि उनको ए मिला ही नहीं है. तो इधर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 50 माइनस 17 33. और हमको निकालना क्या इंटरसेक्शन वाला पार्ट, मतलब ए हमने क्या माना है जिसको फर्स्ट एग्जामिनेशन में ए मिला है, और बी हमने माना है जिसको सेकंड एग्जामिनेशन में ए मिला है. तो हमको यही तो निकालना है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको दोनों में ए मिला है, तो हमको इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो निकालना है. अब देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली इस स्टेप से इस स्टेप पे नहीं आ सकते हो, क्योंकि आपको स्टेप के मार्क्स ही मिलेंगे. इसमें आपको हर स्टेप लिखनी पड़ेगी. 26 प्लस 21 करा तो 47 आया. फिर हम इधर ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 14. लास्ट में आपको एक लाइन लिख के भी आने की, ये हमारा आंसर है. और अगर एग्जाम में आता है तो जैसे कि अगर ये आंसर है तो आप इधर एक सर्कल बना दो, बॉक्स बना दो, कुछ भी बना दो, उसको हाईलाइट कर दो कि ये हमारा आंसर है. अब समझो कि अगर ये 2 मार्क्स में आ जाता तो हम कैसे लिखते, ये लैंग्वेज हम लिखते ही नहीं, हम ये लिखते डायरेक्ट, इतनी सी चीज़ लिखते, उसके बाद में ये फॉर्मूला लगाते और इस फॉर्मूले में डायरेक्टली ये करके और फिर ये लिख देते. अब सेकंड क्वेश्चन है जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन का है, और मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल इंडक्शन का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी. पहले बेस केस. बेस केस क्या होता है, जब हम 1 रख के चेक करते हैं, फिर के रख के चेक करते हैं, फिर के प्लस 1 के लिए उसको प्रूव करते हैं, और अगर ये तीनों चीज़ हम कर देते हैं तो वो प्रूव हो जाता है. क्वेश्चन क्या दे रखा है, यूज द मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 10 की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 9. और हमको प्रूव करना है जो इसका आंसर आएगा वो डिविजिबल बाय 9 होगा. तो पहला स्टेप क्या होता है, बेस केस, जिसके अंदर जो n है, जो यहाँ पर n है, उसको हम क्या रखेंगे 1 के इक्वल रखेंगे, और फिर जो उसका रिजल्ट आएगा क्या वो 9 से डिविजिबल होगा चेक करेंगे. तो देखो n की जगह मैंने 1 रखा, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, और 9 क्या होता है डिविजिबल बाय 9 होता है. तो ये स्टेटमेंट जो है वो बेस केस के लिए ट्रू हो गई. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k. हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है जब हम k रखेंगे उसके लिए ट्रू होगी. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर n क्या हो गया इंटीजर हो गया, अगर कोई 9 का मल्टीपल होगा तो वो 9 से डिविजिबल होगा, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया. फिर स्टेप 3 क्या है, हमको k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है. सो वी नीड टू प्रूव दैट कि 10 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 9. तो हमको ये प्रूव करना है. तो देखो 10 की पावर k प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर k और 10 की पावर 1. और अब हम इधर क्या करेंगे, 10 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. जब मैं इन दोनों में से कॉमन लूंगी तो क्या कॉमन आ जाएगा, 10 कॉमन आ जाएगा, और 10 के माइनस 1 रह जाएगा, और इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, मेरे पास 9 आ जाएगा. और देखो 10 की पावर k माइनस 1 क्या होगा, वो हमने निकाल रखा है 9m, तो इधर हम 9m रखेंगे. फिर इधर हमने मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 10m. m इधर क्या इंटीजर हो सकता है कोई भी, प्लस 9. हमने 9 कॉमन लिया, क्यों ले लिया, अब देखो ये 9 का मल्टीपल हो गई ये चीज़, तो अगर 9 की मल्टीपल है तो 9 से डिविजिबल भी होगी. तो ये स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है. और लास्ट में हमको लिखना है कि हैंस 10 की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 9 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब देखो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इसके लिए देखो मैंने आपको ट्रुथ टेबल बताई थी, एंड की, और की, इफ देन की, सारी ट्रुथ टेबल मैंने आपको बताई थी, तो वो आपको आनी चाहिए, और ये मैंने पहले से पढ़ा रखा है. और अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो प्लेलिस्ट में देखना, मैंने सब पढ़ा रखा है, और जब मैंने आपको पढ़ाया था तब ये वाला क्वेश्चन भी करा रखा होगा. तो यहाँ पे लिख रखा है इस चीज़ को हमको प्रूव करना है ट्रुथ टेबल से. किसका है, और का, और ये क्या है, और इसका मतलब क्या है लॉजिकल इक्विवेलेंस.
तो अगर आपकी जो लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर इक्वल आ जाती है तो उसको हम बोलेंगे कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है। तो देखो हमने यहाँ पे पी क्यू आर लिख दिया। और की ट्रुथ टेबल में मैंने आपको बता रखी है, हमने यहाँ पर जो क्यू का और ऑपरेशन करा आर के साथ, उसके अंदर हम इफ देन वाला करेंगे, और फिर सेम पी क्यू के साथ और फिर पी आर के साथ, और फिर इन दोनों का हम क्या कर देंगे और ऑपरेशन कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ये क्या था, एल एच एस था और इसकी ट्रुथ वैल्यूज ये आ गई, और ये क्या था, आर एच एस था और आर एच एस की ट्रुथ वैल्यू ये है। ये देखो दोनों सेम है। अब देखो ये दोनों सेम आ रही, तो ये क्या हो गई, लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव कर दिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हैश डायग्राम से। तो जब हमने हैश डायग्राम पढ़ा था अभी हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, तो क्या दे रखा है, लेट बी बी द पावर सेट ऑफ एस। एस का क्या है, पावर सेट है बी। ये आपको एस क्या है, एक सेट दे रखा है और यहाँ पे इसकी कंडीशंस दे रखी है। ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ द पो सेट। पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है वो भी हमने देख रखा है। तो देखो यहाँ पे बी क्या है, पावर सेट है, तो हमने ये जो एस सेट है उसका पावर सेट लिख लिया। आपको हैश डायग्राम बनाना बताया था, तो यहाँ पर क्या आएगा 5, क्योंकि 5 1 का भी सबसेट होता है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, तो इसलिए हम इसको इसके नीचे लिखेंगे। फिर देखो 1 2 3, अब यहाँ पे जो 1 2 है इसका सबसेट होता है और 2 भी इसका सबसेट होता है, तो मैंने इसको इससे कनेक्ट कर रखा है। फिर 1 3, तो 1 सबसेट होता है 1 3 का और 3 भी होता है, तो मैंने इसको इससे कनेक्ट कर लिया। और ऐसे ही 2 3 और 1 2 3 1 2 3 1 2 3 के ये सारे सबसेट होते हैं, तो मैंने इसलिए इसको नीचे लिखा है, तो ये इसका हैश डायग्राम बन गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो परम्यूटेशन से रिलेटेड है, और ये वाला भी मैंने आपको जब परम्यूटेशन पढ़ाया था तब करवा रखा है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर इफ द वॉवल्स ऑलवेज कमिंग टुगेदर। तो यहाँ पर देखो अरेंजमेंट हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, परम्यूटेशन लगाएंगे। तो देखो इसके अंदर हम जो वर्ड्स बना रहे हैं उसके अंदर जो वॉवल्स है वो सारे एक साथ आने चाहिए। और अगर आपको और भी डिटेल में समझना है तो मैंने आपको परम्यूटेशन में ही समझा रखा है। यहाँ पर जो वॉवल्स है वो हमेशा एक साथ आनी चाहिए। तो टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स कितने हैं, इसके अंदर 8 लेटर्स है और वॉवल्स कितने हैं, 3 है, ए यू ई। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 5। अब देखो 5 कॉन्सोनेंट्स है और ये जो वॉवल्स है उसको हमको पूरे एक यूनिट मानना है, क्योंकि अगर ये तीनों जहाँ पर भी जाएंगे वो एक साथ ही जाएंगे। तो हमने ये जो 3 वॉवल्स है उसको एक यूनिट मान लिया, और जो कॉन्सोनेंट्स है वो तो अलग अलग ही है। तो हम 5 + 1 करेंगे तो 6, तो हमारे पास 6 यूनिट्स आ गई, जिसके अंदर जो वॉवल्स है उसको हमने पूरा एक यूनिट मान रखा है। तो हम ये 6 यूनिट का परम्यूटेशन कैसे निकालेंगे, 6p6 जो कि किसके इक्वल होगा, 720 के। तो देखो यहाँ पे जो 6 यूनिट्स है उससे हम कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं वो हमने निकाला 720। बट इस जो 720 है उसके अंदर भी जो वॉवल्स है वो एक साथ आ रखे हैं, तो वो जो वॉवल्स है उसमें भी अरेंजमेंट हो सकती है, हम उसकी भी अरेंजमेंट निकालेंगे। तो हम 3 वॉवल्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 3p3 जो कि किसके इक्वल होता है, 6 के। 6 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 720 के अंदर, और फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड इफ द वॉवल्स ऑलवेज कमिंग टुगेदर। तो इसका आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखो हमने आपको ग्रुप क्या होता है वो भी पढ़ा रखा है, सब ग्रुप क्या होता है वो भी पढ़ा रखा है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है वो भी पढ़ा रखा है। तो इसके अंदर ये प्रूव करना है, तो हमने क्या करा, लेट जी बी अ ग्रुप। हमने एक ग्रुप ले लिया जी, लेट H1 एंड H2 बी 2 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। H1 और H2 क्या है, 2 नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी के, और हमको प्रूव करना है जो हमने 2 नॉर्मल सब ग्रुप लिया है H1 और H2, इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। तो नॉर्मल सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए पहले हम सब ग्रुप प्रूव करेंगे। स्टेप 1 क्या है, शो दैट H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ले लिया कि ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी हमारे 2 एलिमेंट्स हो गए जो कि बिलोंग कर रहे हैं H1 इंटरसेक्शन H2 से। अब देखो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एंड लिख सकती हूँ। क्या ए और बी बिलोंग कर रहे हैं H1 से और ए और बी बिलोंग कर रहे हैं H2 से। तो H1 और H2 सब ग्रुप है, तो ये वाली कंडीशन इसकी ट्रू होगी, बिलोंग करेगा H1 से और ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा H2 से। अब देखो यहाँ पर वापस क्या एंड है, और एंड को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन से। हमने क्या प्रूव कर दिया, जो H1 इंटरसेक्शन H2 है वो क्या है, सब ग्रुप है जी का। हमको क्या प्रूव करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। वो कैसे करेंगे, जी हम एक एलिमेंट ले रहे हैं जो कि बिलोंग कर रहा है हमारे ग्रुप से, और X एक एलिमेंट ले रहे हैं जो कि बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 से। क्योंकि इंटरसेक्शन आ रहा है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि X बिलोंग करेगा H1 से भी और X बिलोंग करेगा H2 से भी। और अगर H1 और H2 नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्रुप में मैंने आपको ये बताया था, और यहाँ पर देखो वापस से केस का साइन है एंड का, तो इसको हम इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज प्रूव हो गई कि H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। 4 मार्क्स में ही आता है तो आपको ये लिख के आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखी है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमको कैसे लिखना है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है पार्ट बी का, जो कि लास्ट यूनिट से रिलेटेड है। करते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर एक वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स से कनेक्टेड है तो हम उसको 1 लिखते हैं, और अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो उसको हम 0 लिखते हैं।
अब देखो इधर आपको 4 कॉलम और 4 रो दे रखे हैं, तो यहाँ पे 4 वर्टेक्स होगी, जैसे V1 V2 V3 V4 ले लिया हमने। अब देखो जैसे कि यहाँ पर मैं V1 V2 V3 और V4 लिख रही हूँ, और इधर भी V1 V2 V3 और V4 लिख रही हूँ। अब देखो V1 V1 से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हमने 0 लिख रखा है। अगर इधर 1 होता तो हम सेल्फ लूप बना देते हैं। सेल्फ लूप आपको पता है ऐसे बनता है, पर इधर 0 है, तो हमने V1 को लिख दिया। अब देखो V1 V2 से कनेक्टेड है, मतलब V1 जो वर्टेक्स है वो V2 वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तो 1 लिख रखा है, तो हमने V1 को V2 से कनेक्ट करा। ऐसे V1 V3 से है, तो V1 को हमने V3 से करा और V4 से करा। अब V2 के लिए देखेंगे, V2 V1 से है तो है ऑलरेडी, फिर V2 V2 से नहीं है, फिर V2 V3 से कनेक्टेड है, तो V2 को हमने V3 से कनेक्ट करा, और V2 V4 से कनेक्टेड नहीं है, तो हमने इसको कनेक्ट नहीं करा है। फिर हम V3 का देखेंगे, V3 V1 से कनेक्ट है, V1 V3 से कनेक्ट है, V3 V2 से कनेक्ट है, V3 V3 से कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए इधर 0 लिख रखा है। फिर V3 V4 से कनेक्ट है, तो V3 को हमने V4 से कनेक्ट करा। फिर V4 के लिए देखेंगे, V4 V1 से कनेक्ट है, हाँ है, तो इससे इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखो V4 V2 से कनेक्ट है, नहीं है, तो हमने इसको कनेक्ट भी नहीं कर रखा। अब क्या लिख रखा है, V4 V3 से कनेक्ट है, और V4 V4 से कनेक्ट नहीं है, तो हमने लूप भी नहीं बना रखा है। देखेंगे सिंस V1 इज कनेक्टेड टू ऑल अदर वर्टिसेस। अब देखो ये कनेक्टेड है नहीं, इसको हम कैसे देखेंगे? अगर हम एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जा पा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कनेक्टेड है। जैसे अगर मेरे को V1 से V4 पे जाना है, तो मैं V1 से V4 पे जा सकती हूँ, V2 पे जा सकती हूँ, V3 पे जा सकती हूँ। अब जैसे मेरे को V3 से, अब जैसे देखो मेरे को V2 से V4 जाना है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? V2 से V1 जा सकती हूँ, फिर V4 जा सकती हूँ, या तो V2 से V3 जा सकती हूँ और फिर V4 जा सकती हूँ। मतलब जो पाथ है वो एग्जिस्ट कर रहा है दो वर्टेक्स के बीच में। चाहे आप कोई सी वर्टेक्स ले लो, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जा पा रहे हो तो वो कनेक्टेड है। तो लिख रखा है सिंस V1 इज कनेक्टेड टू ऑल अदर वर्टिसेस, एनी वर्टेक्स कैन रीच एनी अदर वर्टेक्स बाय गोइंग थ्रू V1। क्योंकि अगर V1 सबसे कनेक्ट है तो एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे जा सकते हैं। बिकॉज देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस, द ग्राफ इज कनेक्टेड। तो हम इस ग्राफ को क्या बोलेंगे? कनेक्टेड है। अब हम पार्ट सी सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट। आपको सेट दे रखा है सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन, एन इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। रिलेशन डिफाइंड है ए से बी में, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी की पार के, और के किससे बिलोंग कर रहा है? इस सेट से बिलोंग कर रहा है। सो दैट आर इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एन। और पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन मैंने आपको बताया था, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाली जो प्रॉपर्टीज़ है इसको सेटिस्फाई करे उसको हम बोल देंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? जो एलिमेंट है उसका खुद का उसके साथ रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव होता है। हमने ए एलिमेंट लिया जो बिलोंग कर रहा है एन हमारे सेट से, और यहाँ पर रिलेशन कैसे डिफाइंड है? ए का ए में रिलेशन डिफाइंड है, और ए बिलोंग कर रहा है सेट से। और ये हमको कंडीशन दे रखी थी ए इज इक्वल्स टू बी की पार के, तो हमने ए इज इक्वल्स टू ए लिया। अब यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू ए की पार के है, तो ये दोनों कब इक्वल होंगे? जब इधर भी पार 1 होगी, मतलब के इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो और देखो 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारे सेट से। रिफ्लेक्सिव के लिए भी चेक कर लिया। एंटीसिमेट्रिक, इसमें बोला है रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक कब होगा? अगर ए का रिलेशन है बी के साथ, बी का रिलेशन है ए के साथ, तो ए और बी जो होंगे वो इक्वल होंगे। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, अगर ए का रिलेशन है बी के साथ, इफ़ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू बी की पार के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी की पार के। और अगर बी आर ए होगा तो क्या लिखेंगे? बी इज इक्वल्स टू ए की पार एम। यहाँ पर हमने के ले रखा है, इधर एम ले रखा है, क्योंकि हम इसको दोनों में जो डिफरेंस है वो देख सकें। बी की जगह ए की पावर एम लिख दिया। अब ए की पावर एम के, अब देखो ये इसके इक्वल हो गया। अब देखो ये दोनों कब इक्वल हो सकता है? इधर एम के इसकी पावर है और इधर इसकी पावर 1 है, और ये दोनों इक्वल है, तो एम के किसके इक्वल होगा? 1 के। अगर ये इक्वल है 1 के तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, और यही कंडीशन होती है एंटीसिमेट्री के लिए। अब हम देखेंगे क्या ये ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होता है? अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से है तो ए सी से रिलेटेड होगा। तो ये लिखा है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो किसके इक्वल होगा? ए इज इक्वल टू बी की पावर के, क्वेश्चन में दे रखा था। और अगर बी सी से रिलेटेड है तो किसके इक्वल होगा? बी इज इक्वल टू सी की पावर एम। देखो यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो इधर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। एम क्या होगा? वो भी बिलोंग करेगा हमारे के सेट से। लिख रखा था कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो ये चीज़ होगी, और यहाँ पर देखो ये सेम चीज़ इधर बन रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए रिलेटेड टू सी। तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको 2 पार्ट दे रखा है, ए और बी। ए में बोला है फाइंड द डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है वो भी पढ़ा रखा है, डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है वो भी पढ़ा रखा है। तो इसकी आपको डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म फाइंड करनी है। तो पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले जो ये इनर ब्रैकेट्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्या शो करता है? P इम्प्लाइज Q। तो देखो A इम्प्लाइज B किसके इक्विवेलेंट होता है? मतलब A इम्प्लाइज B किसके इक्वल होता है? ये किसका साइन है? नॉट। A और ये है और B, तो इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख देंगे।
तो हमने यहाँ पर यही करा है कि इस ये जो P implies Q था उसको ऐसे लिख दिया, और ये वाली जो आइडेंटिटी है वो भी मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो ये जो पूरी चीज़ होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, नॉट P के। तो इसके आगे देखो, इसका आंसर तो ये आ गया, बट इसके आगे एक और नेगेशन का साइन है, तो इससे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब हमने इससे इसमें चेंज कर दिया, अब हम यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब ये जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो उससे हम क्या करेंगे, इसको एक बार इसके साथ लिखेंगे और इसको इसके साथ लिखेंगे, और इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, एंड का, और इन दोनों के बीच में भी एंड का आएगा, बट इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा, और का सिंबल आएगा। ये हमने पढ़ रखे हैं सारे लॉज के इक्वल होगा 0 के। और ये कैसे हुआ वो आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अभी आपको यहाँ पे सब समझाने लग गई कि इसका ऑपरेशन अगर आप इसके साथ करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वो मैंने पहले समझा रखा है प्लेलिस्ट में डिटेल में। 0 का और करेंगे इसके साथ तो हमको वापस यही मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास ये आया, तो फिर अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर जब हमारे पास ये आया तो मैंने आपको जो फर्स्ट स्टेप था उसके अंदर ही बताया था, इम्प्लाइज बी को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर समझो ये पूरा ए हो गया और ये पूरा बी हो गया, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारी, डी एन एफ, कि इसके बीच में क्या आ गया, डिसजंक्शन आ गया, सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है शो द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या होता है वो भी पढ़ा रखा है, तो हमको ये शो करना है कि ये एक टोटोलॉजी है। क्या होता है, अगर हमारा जो फाइनल कॉलम है अगर उसमें सारी ट्रू वैल्यूज आ गई तो उसको हम बोलते हैं टोटोलॉजी है। फिर P implies Q निकालेंगे, तो P implies Q की जो ट्रुथ टेबल थी वो भी मैंने आपको बता रखी है, और फिर हमने जो RHS है उसको सॉल्व करा, और इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो मैंने आपको बता रखी है। तो इसमें जो लास्ट कॉलम है उसमें क्या आ गया, सारी चीज़ें ट्रू आ गई, तो ये क्या होगा, टोटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन विद इनिशियल कंडीशंस। आपको इनिशियल कंडीशंस ये दे रखी है, और देखो जो सेट हो गया, और ये होमोजीनियस सॉल्यूशन से क्वेश्चन हो गया, और इक्विवेलेंस रिलेशन से हो गया, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन से हो गया, और मैथमेटिकल इंडक्शन से कोई क्वेश्चन होगा। ये तो आप करके ही जाना, क्योंकि इनमें से आपको एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलने ही वाले हैं। और देखो ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया था जब हमने होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ा था, और रेकरेंस रिलेशन की जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे तब मैंने आपको वहाँ पर भी समझाया था। और हमको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लिसिट फार्मूला फाइंड करना है। होमोजीनियस सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरी चीज़ को 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमने 0 के इक्वल रख दिया। फिर जो a है उसको हम किस में चेंज करते हैं, जैसे कि a n है तो r की पावर n, और यहाँ पर a n माइनस 1 है तो r की पावर n माइनस 1, और a n माइनस 2 है तो r की पावर n माइनस 2, इसमें हमने चेंज कर दिया। फिर हम इससे क्या करेंगे, रूट फाइंड करेंगे, तो हमने r n इधर कॉमन ले लिया, बस ये आया। फिर हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में हमको ये मिला। अब इसको हम 0 के इक्वल नहीं रख सकते, अगर हमने इसको r की पावर n को हमने 0 के इक्वल रख दिया तो हमारा पूरा जो सॉल्यूशन है वो 0 हो जाएगा। तो हम इधर से 0 रखेंगे और फिर इसके रूट्स निकालेंगे। फिर इधर हमने रूट्स निकाले, तो यहाँ पर जो रूट्स है वो रियल और डिस्टिंक्ट है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ये होगी। पर हम रूट 1 रखेंगे, जो हमारी रूट 1 की वैल्यू क्या थी, -3, तो हमने -3 रखा। फिर हमारा जो रूट 2 था वो क्या, -1, तो हमने इधर -1 रखा। अब देखो हमको जो इनिशियल कंडीशन दे रखी थी कि a0 किसके इक्वल है 4 के, और a1 किसके इक्वल है 8 के, तो हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशन रखेंगे, मतलब एक बार n की जगह हम 0 रखेंगे और एक बार n की जगह हम 1 रखेंगे। तो जब हमने n की जगह 0 रखा तो हमारे पास पहली इक्वेशन है a + b, और जब हमने n की जगह 1 रखा तब हमारे पास दूसरी इक्वेशन ये आई। अब इन दोनों को ऐड करके हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, और फिर a b की और रूट की वैल्यू हम जनरल फॉर्म में रख देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पहले आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। यहाँ पे स्टेप भी लिखने के, पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं। अब जैसे रूट्स निकालना था तो रूट्स में आप डायरेक्टली वहाँ से यहाँ पे मत पहुँच जाना, क्योंकि 10 मार्क्स का आंसर है, तो कम से कम आपको 3 पेज तो करके आने पड़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, बट ये जरूरी है कि स्टेप के मार्क्स मिल रहे तो आप कोई भी स्टेप स्किप मत करना। एक छोटा से छोटा एडिशन भी हो आप उसको भी लिख के आना, क्योंकि स्टेप के मार्क्स मिलते हैं उधर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो इसका जो सॉल्यूशन है मैंने पूरी इस शीट पे लिख रखा है, क्योंकि अगर मैं शीट्स चेंज करूँगी तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने इसका जो पूरा आंसर है वो इस पूरी शीट पे लिख रखा है। बट एग्जाम में आपको पेजेस की कोई कमी नहीं है, आराम से लिख के आना। अब देखो जैसे कि पार्ट ए है, और ये भी मैं डीएमएस का बता रही हूँ। अगर मैं थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाती तो मैं उसके अंदर आपको अलग रेशो बताती कि पार्ट ए में आपको कितने पेजेस करने हैं, पार्ट बी में आपको कितने पेजेस करने हैं, पार्ट सी में आपको कितने पेजेस करने हैं। तो अगर मैं आपको डीएमएस में जो पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी है, अगर उसके अंदर रेशो बताऊँ कि अगर एक क्वेश्चन जैसे पार्ट ए में है तो आपको कितना करके आना पड़ेगा, तो मिनिमम मैं आपको बताऊँ अगर जैसे पार्ट ए में अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको हाफ पेज में तो करो। वो मैं डीएमएस की बात कर रही हूँ। अगर मैं थ्योरी आपको पढ़ाती तो मैं आपको अलग रेशो बताती उसके अंदर। मैं कि अगर आप इतना करके आते हो और अच्छे से आपने समझ रखा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही। और अगर मैं डीएमएस की बात करूँ तो मिनिमम आपको, जैसे पार्ट ए में मिनिमम बता रही हूँ, अगर पार्ट ए में है तो आपको हाफ करना पड़ेगा, मतलब हाफ पेज करना पड़ेगा एक क्वेश्चन में। अगर पार्ट बी है तो 1.5, और पार्ट सी है तो जैसे पार्ट सी है तो आपको 3 पेजेस तो करने ही पड़ेंगे मैक्सिमम। क्या होगा, अगर पार्ट ए का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है उसको 1 पेज में करो,
पार्ट बी का क्वेश्चन है उसको 2 पेज में करो और पार्ट सी का है उसको 4 पेज में करो। जो मैक्सिमम वाला केस है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम भी इतना नहीं रहता है। बट अगर आप मैक्सिमम वाला केस करके आ रहे हो और सब चीज़ें सही लिखी है तो जो आपके मार्क्स कटने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। बट अगर आप मिनिमम वाला केस भी फॉलो करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो डैट द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एम अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज अ नॉन कम्यूटेटिव रिंग। आपको ये बताना है कि जो जो भी सेट है स्क्वायर मैट्रिक्स का अंडर बाइनरी ऑपरेशन क्या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का वो एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग है। हमने यहाँ पे सेट ले लिया है, किसका सेट है? ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एम का। तो हम इसको प्रूफ करते हैं जिसके अंदर हम पहले देखेंगे क्लोजर वाली प्रॉपर्टी। क्लोजर वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ा रखी है, एसोसिएटिविटी वाली पढ़ा रखी है, इनवर्स, ये सब चीज़ें पढ़ा रखा है मैंने आपको। तो जो a प्लस बी होगा वो भी बिलोंग करेगा उस मैट्रिक्स से, और अगर मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो वो भी उस मैट्रिक्स से बिलोंग करेगा। तो जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी वो सेटिस्फाई होगी। यहाँ पर मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि एग्जाम में कैसे लिखना है। समझने के लिए प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। इसके अंदर देखो एसोसिएटिविटी में आपको बताया था अगर आप a प्लस बी करके फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसको c में अगर आप ऐड करोगे या फिर पहले बी या तो फिर b प्लस सी कर दो फिर उसका जो रिजल्ट आया उसको a में करो तो वो दोनों इक्वल होंगे। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है और मल्टीप्लिकेशन में भी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? 0 होगा, तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद अगर उसका इन्वर्स उसमें प्रेजेंट हो तो उसको एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर a प्लस माइनस ए क्या होगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर आता है कम्यूटेटिव एडिशन, अगर a प्लस बी करो या फिर b प्लस ए करो वो दोनों इक्वल होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है कि आप b प्लस सी करके फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करो तो a के साथ, वो किसके इक्वल होगा? आप a b का मल्टीप्लिकेशन करो और a c का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर उनका जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर दो। फिर नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो, जैसे a आपके पास एक मैट्रिक्स है और b एक मैट्रिक्स है, अगर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो इक्वल नहीं आएगा अगर आप b और a मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो इसके अंदर देखो जो मल्टीप्लिकेशन वाली जो चीज़ है वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये क्या हो गया? एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन वर्टेक्स ए एंड बी इन द वेटेड ग्राफ। आपको एक वेटेड ग्राफ दे रखा है तो आपको ए और एच जो वर्टेक्स है उसके बीच में आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। क्या करेंगे? जो भी हमको वर्टिसेस दे रखी है वो लिख देंगे, जैसे ए बी सी डी हमने लिख ली। और देखो यहाँ पर मैंने जो स्टेप लिख रखी है आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आना है। मैं अभी आपको पूरी चीज़ यहाँ पर इधर ही समझा दूंगी, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये मैंने आपको जो स्टेप लिख रखे हैं पूरे यहाँ पर इस शीट पर वो आपको लिख कर आने। एग्जाम मार्क्स का क्वेश्चन है, बस ये बना के तो आ नहीं सकते, आपको एक्सप्लेन भी करना होगा उधर। तो इसलिए आपको ये PDF प्रोवाइड हो जाएगी, उसमें से आप देख लेना। तो मैं अभी आपको यहाँ पर ही समझा देती हूँ। तो यहाँ पर देखो पहले हम जो भी डिस्टेंस है उसको इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए से एक, क्योंकि हमको ए से स्टार्ट करना है तो ए से हम देखते हैं, ए से ए की डिस्टेंस कितनी होगी? 0। तो पहले हमको शॉर्टेस्ट मिल गया 0। अब देखो 0 से कौन सी, अब देखो 0 से जो वर्टेक्स डायरेक्टली कनेक्ट है, जैसे ये कनेक्ट है B और F कनेक्ट है, तो हमने यहाँ पे 2 और 1 लिख दिया, 2 और 1 लिख दिया। अब इसमें से सबसे ज़्यादा, अब इसमें से छोटा नंबर कौन सा? 1। तो फिर हमने 1 को सिलेक्ट कर लिया। 1 को सिलेक्ट करने के बाद में देखो अब F है। अब देखो एक को तो हमको लेना है, फिर डिस्टेंस लेनी है, तो F से देखो कौन कनेक्ट है? G कनेक्ट है और D कनेक्ट है डायरेक्टली। तो देखो अगर A और G से मैं देखूँ तो 6 + 1 कितना होगा? 7। तो अगर मैं G की इधर क्या लिख दूंगी? 7। तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब देखो मैंने F चूज़ करा है तो F से अगर मैं D जा सकती हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो मैंने यहाँ पे इसको 4 लिख दिया। अब देखो इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2। तो हमने यहाँ पे 2 को सिलेक्ट कर दिया। अब 2 से हम देखते हैं, जैसे 2 से कौन कौन से कनेक्ट है? C कनेक्ट है, E कनेक्ट है और D कनेक्ट है। तो पहले हम D के लिए देखते हैं, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर इससे कनेक्ट है C, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। तो मैंने यहाँ पर भी 4 लिख दिया। फिर कौन से कनेक्ट है? E, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो C और D है तो हम यहाँ पे C को चूज़ करेंगे, तो हमने C सिलेक्ट किया। अब देखो C से E कितनी हो जाएगा? 3 + 2 + 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। पर देखो ऑलरेडी 6 मिनिमम है ना, तो हमको मिनिमम को लेना है, 7 को हम नहीं लेंगे। फिर देखो C से कौन कनेक्ट है? H कनेक्ट है, तो 2 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 5। तो हमारे से मिनिमम कौन है? 5। देखो 5 हमारे जो A से H जाना था हमको, तो हमारे पास जो 5 है वो हमारी मिनिमम कॉस्ट हो गई। तो यहाँ पर हम A से B गए, फिर B से C गए और C से H गए, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। और यहाँ पर देखो ये मेरे सारे स्टेप्स लिख रखे इधर, ये देखो मैंने यहाँ पे सारे स्टेप लिख रखे, यहाँ पे विजिट AF, ये सारे स्टेप्स लिख रखे जो मैंने इधर करे थे वही। ये स्टेप 5 इधर और ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। ऐसे आपको लिख के आना है, पहले आपको सारे स्टेप करके आने हैं, फिर आपको ये बनाना है और फिर लास्ट में आपको ये लिख के आना है।
अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।